हेलो साथियों, आज से आप लोगों का 10th का बैच शुरू हो चुका है और प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप इस चैनल से जुड़कर लाभ ले सकते हैं और 1000 सब्सक्राइबर होने पर लाइव क्लास दिया जाएगा जो बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो साथियों, आज जो है हम लोग 10th क्लास का साइंस है ना, 10th क्लास का साइंस जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो विषय सूची होगा, कौन कौन सा चैप्टर जो है साइंस में आपको पढ़ना है, उसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखेंगे पहला जो चैप्टर आपका होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर आपका है अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आपको 6 चैप्टर में पढ़ना होगा जैव प्रक्रम। ठीक है, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब 7 चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। 8 चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं और 9th में है आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास। और 10 चैप्टर में है प्रकाश प्रावर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ फिजिक्स शुरू हो रहा है। और 11 चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और 12 चैप्टर है विद्युत, है ना, विद्युत से रिलेटेड आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और 14 नंबर में है ऊर्जा के स्रोत। और 15 नंबर में है हमारा पर्यावरण प्राकृतिक। और 16 जो है चैप्टर में है संसाधनों का समपोषित प्रबंधन। ये जो है 16 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि साइंस जो है 3 भागों में डिवाइडेड है ना। एक आपका फिजिक्स, एक आपका केमिस्ट्री और एक आपका बायो। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इस जितने भी 16 चैप्टर हैं, इसमें कौन जो है फिजिक्स का जो है चैप्टर है, कौन है जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, कौन है जो बायोलॉजी का चैप्टर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 और 5, ये जो 5 चैप्टर आपका है, ये आपका केमिस्ट्री से है, यानी कि रासायनिक शास्त्र से। ठीक है, रासायनिक शास्त्र से ये 5 चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि 6, 7, 8, 9, ये जो आपका 6, 7, 8, 9, ये जो आपका आ जाता है, ये जीव विज्ञान से आ जाता है, यानी कि बायो से आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे 10, 11, 12 और 13, 14, ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपका फिजिक्स से देखने को मिलेगा, है ना, यानी कि फिजिक्स से। और बाकी आपका ये 2 चैप्टर जो हो जाते हैं 15 और 16, ये पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर। तो इसको बारी बारी से हम लोग जो है चैप्टर को बारी बारी से अच्छे से एकदम मेहनत से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और साथ ज़रूर आप लोग दीजिए और अच्छे से जो है इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ऐसा जो है टॉपिक लेकर के आया हूँ कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसको पढ़ करके। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद जो है आप देखिए कि एग्ज़ाम तक आप लोगों को कितना मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम में एकदम 100% जो है नंबर आपका आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। आप इसे जो है इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो कॉपी पेन ले करके आप बैठिए और नोट करते चलिए, है ना। जहाँ भी आपको नोट करना होगा पॉज कर करके और आप देख सकते हैं, आगे नोट करते चलिएगा तो ज़्यादा जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, नोट भी आपका बन जाएगा, प्लस में आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में आपको रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड और उसके समीकरण से रिलेटेड जो है बातें समझाई जाएगी और बताई जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो आपका प्रश्न आ जाता है, सबसे पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया। भाई रासायनिक अभिक्रिया है क्या?
ठीक है, सबसे पहले तो यही माइंड में चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यानी कि देखिए होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है अभिकारक। भाई देखिए होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ, उसमें एक शब्द आता है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभी जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया होने में जो पदार्थ हिस्सा लेता है, ठीक है, उसको अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जब चलेंगे तो देखेंगे उत्पाद। देखिए ये अभिकारक था, ये उत्पाद है। उत्पाद क्या, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसको तो अभिकारक कहेंगे, उसको अभिकारक कहेंगे। लेकिन जो बना है ना, नया पदार्थ जो बना उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोई ए पदार्थ और बी पदार्थ जो है मिल गया, मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाया सी और डी बनाया, ठीक है। तो ये ए बी जो है ये ए बी अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक, ठीक है। और ये जो सी डी बना ये हो गया उत्पाद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि जो पदार्थ मिला रिएक्शन में भाग लिया उसको अभिकारक, और जो पदार्थ बना, ठीक ना, उसको उत्पाद कहेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। इसको इंग्लिश में भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रासायनिक अभिक्रिया का जो है हम लोग उदाहरण जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि भोजन का पचना, है ना, भोजन का पचना हो गया, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ठीक है। यानी कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया का जो है क्या है, भोजन का पाचन, शरीर में जो भोजन जो है भोजन का पाचन होता है ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन क्रिया जो हम लोग करते हैं वो भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना, लोहे पे जंग लगना, तो जंग लगता है मतलब नया पदार्थ बन रहा है यहाँ पे, तो लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, जब मैग्नीशियम का जो फीता है वो जब जलता है तो उससे भी जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक क्रियाकलाप के माध्यम से, आपका जो है एनसीईआरटी बुक में जो है क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप में देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है और सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लें, ठीक ना। ये जो आपका क्रियाकलाप अगर करना होगा तो आप सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, ठीक ना, मैग्नीशियम का फीता लेंगे और उसको रेग मॉल से रगड़ कर साफ कर लेंगे। से मैग्नीशियम का जो फीता होगा उसको रगड़ करके साफ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। यानी कि ये जो चिमटा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हाथ से पकड़ा हुआ जो है चिमटा, इसमें जो है फीता है, किसका फीता है, तो ये फीता है आपका मैग्नीशियम का, और इस बर्नर के माध्यम से इस मैग्नीशियम फीते को जलाया जा रहा है। जलाने के बाद हो क्या रहा है कि नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है डस्ट गिर रहा है, यानी कि एक प्रकार से कहिए राख गिर रहा है जल करके यहाँ पे कटोरा में, ये जो कटोरा आपको दिखाई दे रहा है ना इसमें,
ठीक है, जिसको वाच ग्लास कहते हैं, ठीक है ना, कटोरा को यहाँ पर वाच ग्लास कहा गया। और ये मैग्नीशियम, देखिए यहाँ जो चूर्ण गिरा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम को जलाया गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पदार्थ अगर दहन करता है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो गया और इसका दहन हो गया, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तब ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, ठीक है, तो ये एक नया पदार्थ बना। जैसे कि मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया पदार्थ बना, ठीक है, ये उत्पाद हो गया। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो मिला ये अभिकारक हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछ देता है, ठीक ना, इस तरह का प्रश्न। जैसे कहीं पे खाली जगह, जैसे बर्नर के जगह पे जो है आपका खाली जगह दे सकता है, जैसे ए करके आपका बात पूछा जाएगा कि ए की जगह पे क्या है, या फिर मैग्नीशियम रिबन है तो यहाँ पर बी लिखा हुआ रहेगा। अब बोलेगा कि बी की जगह पर क्या है, आपको बताना है। तो इस तरह से फुल फिल जो है फिगर है, इसमें आप अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन सा वस्तु प्रयोग में लाया गया है। तो एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी कि आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें परिवर्तन क्या होता है, ठीक ना। तो परिवर्तन को समझेंगे। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक ना। रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन है, क्योंकि आपको पता है कि जो भौतिक अवस्था पदार्थ का होता है, जो पदार्थ का जो भौतिक अवस्था होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, ठीक है। यानी कि 3 अवस्था में पाया जाता है पदार्थ, 3 अवस्था में होता है। तो मान लीजिए होता क्या है कि कोई भी अभिक्रिया में मान लीजिए कि 2 चीज़ें जैसे कि सॉलिड और सॉलिड मिला दिया गया, तो हो सकता है कि नया पदार्थ बनेगा, वो लिक्विड बनेगा, है ना, या कि लिक्विड बनेगा। तो यही चीज़ है कि अभिक्रिया में अवस्था का भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन। एक और क्रियाकलाप आप देख सकते हैं कि यानी कि 1.3 का एक जो है क्रियाकलाप है। आप इसमें देखेंगे कि एक जो है शंक्वाकार फ्लास्क लिया गया है। अब फ्लास्क में आप देखेंगे कि जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रखा गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, यानी कि H2SO4 तनु है, यानी कि पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डाला गया है दानेदार जस्ता का छोटा छोटा टुकड़ा डाला गया है, ठीक है। और ये जो है अभिक्रिया शुरू हो चुका है इसमें, और अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया है। क्योंकि आपको पता ही है कि 8 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जब अम्ल में आम्ल से धातु का अभिक्रिया करवाया जाता है तो उसमें लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रहा है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं कि कांच की नली जो है यहाँ पे लगाया हुआ है, कांच की नली, और ये ऊपर जो है कॉर्क लगाया हुआ है, बंद किया गया है। इसी नली के माध्यम से ऊपर से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक ना। और ये जो शंक्वाकार फ्लास्क है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आपको जो है दे सकता है खाली जगह करके, और आपको बताना होगा कि भाई यहाँ पे क्या है, ठीक ना। तो क्रियाकलाप 3 है जो कि एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं अच्छे से, ओके। अब इसके बाद आगे चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। भाई रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे समझेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए, सबसे पहले तो देखिए है क्या कि शब्द समीकरण पहले समझते हैं ना, कि शब्द में कैसे लिखेंगे समीकरण को। देखिए मान लीजिए कि जिंक ले लिए, एक कोई पदार्थ जिंक, और सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल देते हैं, है ना, यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल कर दिए, मतलब दोनों को मिलाए हैं। और आपको पता है कि दोनों जो है जिस अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के तरफ है, यानी कि दाएं हाथ के तरफ, सॉरी LHS यानी कि बाएं हाथ के तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड
साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद तीर का निशान देंगे, ठीक है ना, तीर का निशान देंगे जिससे कि पता चलेगा कि अभिक्रिया आगे की ओर हो रही है, यानी कि अभिक्रिया हो रहा है और इधर जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और ये जो है आपको पता है कि जब कोई नया पदार्थ बनता है तो वो उत्पाद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उत्पाद, RHS। हम इधर RHS कह सकते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि दाएं हाथ के तरफ RHS। तो यानी कि ये चीज़ समझ में आए कि LHS के तरफ अभिकारक और RHS के तरफ उत्पाद बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अगर देखा जाए तो ये तो शब्द समीकरण है, इसको हम लोग जो है संकेत के माध्यम से लिखते हैं। तो आपको पता है कि जिंक का होता है Zn, है ना, जिंक का क्या होता है Zn, अब बीच में प्लस का साइन देंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो जिंक प्लस H2SO4 लिख दिए। उसके बाद क्या बना, तो जिंक सल्फेट बना, यानी कि जिंक सल्फेट ZnSO4 और ये जो है आपका हाइड्रोजन गैस जो कि H2 के रूप में हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे समीकरण को लिखते हैं। तो ये है, ये जो आपका है शब्द समीकरण और ये हो गया रासायनिक समीकरण जो संकेत के रूप में लिखा गया है, ओके। तो समीकरण को हम लोग, रासायनिक समीकरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, जो हमने अभी रासायनिक समीकरण लिखा ये भाई है क्या, ठीक ना। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन होती है ये हम लोग जानते हैं, है ना। यानी कि जैसे कि देखिए, ताप, दाब, उत्प्रेरक, है ना, इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यहाँ पे समझने की बात है, देखिए है क्या कि कोई भी अभिक्रिया जब हो रहा है तो अभिक्रिया में जो तत्व भाग ले रहा है या जो पदार्थ भाग ले रहा है उसको हम लोग संकेत के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में, संकेत के रूप में। मान लीजिए कि कोई A पदार्थ है, ठीक ना, A पदार्थ है, वो जो है B से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि कोई A पदार्थ है और B से अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया के बाद, यानी कि जब हम इस तरह से लिखेंगे समीकरण को, उसके बाद तीर का निशान देंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए C+D कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि A जो है जिंक है, तो जिंक को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे Zn, ठीक है। अब B मान लेते हैं क्या चीज़ है, B जो है ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, ठीक। और तीर का निशान देंगे। अब जिंक और ऑक्सीजन जो है मिल करके क्या बनाएगा, तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से समीकरण तैयार होता है जो कि संकेत के रूप में लिखा जाता है। और एक चीज़ और, ये जो तीर का निशान होता है ना बीच में, जिससे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया होते हैं जिसको जो है गर्म करने के बाद अभिक्रिया होता है या फिर उस पर प्रेशर देने पे होता है, या कोई उत्प्रेरक का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब क्या कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन ला देता है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है। जो अभिक्रिया मान लीजिए कि 10 मिनट में होता है, उत्प्रेरक डाल देने के बाद जो है वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो क्या करता है, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो उत्प्रेरक का यही काम है। तो भाई ये कहाँ लिखते हैं, जैसे कि अभी आपको ताप लिखना है तो ताप जो है केल्विन में लिखना है, तो तीर के ऊपर चाहे नीचे आप लिख सकते हैं। जैसे दाब है तो दाब अगर लिखना है तो दाब ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब तीर के ऊपर या नीचे जो है दाब, ताप या उत्प्रेरक आप लिख सकते हैं तीर के ऊपर नीचे, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ क्या है कि जिंक जो है वो जिंक है, मान लीजिए जिंक सॉलिड है, तो जिंक के बगल में यहाँ पे कोष्ठ में हम क्या करेंगे, जिंक के बगल में सॉलिड लिख देंगे। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो गैस को यहाँ पर G लिख देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो
चलिए अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ जो है समीकरण है आपको देखने को मिलेगा, है ना। समीकरण आपको देखने को मिलेगा जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, अमोनिया बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना दिया, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट है, जो बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाया। यहाँ पे जो है देखिए पोटेशियम अभिक्रिया किया जल से तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण कैसे हुआ यहाँ पे आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी केवल आपको जानना यही कि रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखा जाता है और कैसे होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अगला जो आपका टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देखिए अभी रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखा, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भी पड़ेगा। संतुलित का मतलब क्या चीज़ होता है समझते हैं। जैसे देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, आपने 9th क्लास में भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, ठीक ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि है क्या ना कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में जितना हम यहाँ पे जितना मिलाएंगे, मान लीजिए कि इधर जो है 50 ग्राम मिलाए, ठीक है, ए जो है 20 ग्राम मिला दिए और बी जो है 30 ग्राम मिला दिए, तो टोटल 50 ग्राम है। 50 ग्राम मिला करके कोई पदार्थ बनाना है तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो आपका 50 ग्राम ही बनेगा। मतलब अभिक्रिया में आप द्रव्यमान न कम होगा न ज़्यादा होगा, जितना मिलाइएगा उतना ही जो है बनेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार यहाँ पे अभिक्रिया को संतुलित भी किया जाता है। संतुलित का मतलब जैसे कि कोई भी जब हम संकेत लिखते हैं तो एक परमाणु के रूप में गिना जाता है। जैसे कि जिंक लिखें तो ये एक परमाणु है, क्या है, एगो परमाणु। अब मान लीजिए कि अभिक्रिया के बाद ये जो है जिंक जो है वो डबल हो गया, ठीक ना। डबल हो गया तो इधर भी डबल करना पड़ेगा, इधर लिख करके डबल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। जैसे तराजू को तौलते हैं ना, तराजू से तौलते हैं कोई भी पदार्थ को, तो वैसे ही, ठीक है। ये तो हो गया आपका। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो है देखो, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ही सीखेंगे। तो एक जो है हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड्स के अनुसार हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है ना। चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए और जल्दी से जल्दी जो है लाइव क्लास आप लोगों का चलेगा। आप जितना ज़्यादा जो है आप सब्सक्राइब करते हैं 1000 जैसे ही पूरेगा और लाइव क्लास आप लोगों का चलाया जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो से लाभ उठाइए, हमेशा फ्री रहेगा, कभी भी इसमें पैसा की जो है पैसा लगेगा नहीं, फ्री ही पढ़ाई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी तरह से रेगुलर अगला टॉपिक के साथ टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।